हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन एस्परगिलोसिस के बारे में। एस्परगिलोसिस ये जो नाम दिया जाता है उस फंगल इन्फेक्शन को दिया जाता है जिसके द्वारा ये इन्फेक्शन कॉज किया जाता है। उसका नाम है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। एक नॉर्मल फंगस है जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, स्पेशली जहाँ पे ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है। ये शरीर के अंदर कुछ इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या हमारा शरीर इसके खिलाफ कुछ रिएक्शन शो करता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में, या तो इन्फेक्शन के केस में या तो रिएक्शन के केस में, हमारे शरीर के अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसको हम एस्परगिलोसिस बोलते हैं। ये जो फंगस होता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बड़ी आसानी से पाया जाता है क्योंकि सभी लोग उसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, सभी का आसपास का वातावरण वैसा ही है। लेकिन सबको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा होती है जिसकी इम्यूनिटी कम हो या जो पहले से ही किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हो, जैसे जो डायबिटिक हों, जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, कैंसर की बीमारी हो, या जिनको दूसरे इश्यूज़ हों, जैसे कि कोई ऑटोइम्यून कंडीशन हो, ट्यूबरक्लोसिस रहा हो, एस्थमा रहा हो, डायबिटिक अगेन रहे हो, तो बहुत सारी और कंडीशन जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। ऐसे लोग इस फंगस के चक्कर में आ जाते हैं, उनको ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो फंगस होता है, जैसे कि मैंने बताया कि नमी वाली जगहों पे पाया जाता है और जहाँ पर ये इसके स्पोर्स होते हैं, उड़ रहे होते हैं, जैसे जो बेसमेंट का एरिया है, सीलन जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पुराने कपड़ों में, पुराने जूतों में, या जो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है, सीमेंट की बोरियां रखी हुई हैं, बहुत पुराने सामान वहाँ रखे हुए हैं, वहाँ पर इसका जो मटेरियल्स में, तो ये फंगस ऐसी एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है। और अगर कोई इंसान जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो इन जगहों के कांटेक्ट में आता है तो उसको एस्परगिलोसिस हो सकता है। जो एस्परगिलोसिस होता है ये आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, ये आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, और ये स्पेशली ऐसे लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनको एस्थमा या ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिएक्टेसिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये तरह की कंडीशंस अगर किसी को पहले से रहती है तो ज़्यादा देखा जाता है। ABPA यानी एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जो बिल्कुल एस्थमा लाइक सिम्टम्स शो करती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको पहले से एस्थमा हो या पहले से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, अगर ऐसे लोगों के अंदर इस फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम मेडिकली ABPA बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सिम्टम्स आपको एस्थमा की एक्सेजरेटेड फॉर्म्स में दिखाता है। एस्थमा जो होगा वो और बढ़ जाएगा। इसके लक्षण जो होते हैं जैसे सीने पे बहुत भार रहना, जब कफ करते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा बलगम आना, मतलब वेट म्यूकस, वेट खांसी होती है इसमें, कई बार खांसी के साथ ब्लड आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, कई बार चेस्ट में पेन होता है सांस लेने पे, या एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं ABPA में। इसी तरह से जो पल्मोनरी एस्परगिलोसिस होता है, यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर जो लंग्स है वो डैमेज्ड हैं, ईदर बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पहले कभी रहा हो, सार्कोइडोसिस रहा हो, या एम्फीसीमा के केस में अगर इस तरह की मेडिकल कंडीशंस रही हों जिसमें लंग्स पहले से ही डैमेज रहे हों, ऐसे मरीज़ जब आप फंगस के इन्फेक्शन में आते हैं, एस्परगिलस के फंगस में उसमें आते हैं, तब उनके अंदर भी ये डेवलप हो सकता है जिसको हम पल्मोनरी एस्परगिलोसिस बोलते हैं। उनके अंदर भी सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं जैसे म्यूकस आना, रात भर खांसी आना, सांस नहीं आना, उसके लिए पंप्स का प्रयोग करना, या बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, माप्टिसिस हो सकता है, यानी खांसी के साथ ब्लड आना, ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है इन्फेक्टिव एस्परगिलोसिस। मतलब जो एस्परगस होता है, अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा है तो आपके पूरे ब्लड में फैल सकता है, ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में जा सकता है, जिसको हम इन्फेक्टिव एस्परगिलोसिस बोलते हैं। ये ऐसे लोगों के अंदर देखा जाता है जैसे HIV/AIDS से मरीज जो ग्रसित होते हैं, जिनको कैंसर का इलाज चल रहा है, जिनकी जो स्टेरॉयड थेरेपी पे है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो गई है,
या ऐसे मरीज जिनके WBCs बहुत लो हैं, यानी कि वो सेल्स जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं वो बहुत कम हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर इन्फेक्टिव एस्परगिलोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो एस्परगिलस होता है इससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसके हम लक्षणों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तो एस्परगिलोसिस के केस में भी वही चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल एस्थमा लाइक सिम्टम्स आते हैं, बस एस्थमा से थोड़े से बढ़े हुए सिम्टम्स रहते हैं। ज़्यादातर एल्डरली लोगों को होते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोगों को होते हैं जो पहले से ही किसी बीमारी का इलाज ले रहे हैं, डायबिटिक रहे हैं, पहले जिनको टीबी रही है उनको अब ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, या जिनको कैंसर रहा है, जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है, या आर्थराइटिस का वो स्टेरॉयड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी भी दूसरी बीमारी का ऑटोइम्यून ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो कोई भी इंसान जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, स्पेशली एल्डरली लोगों को ये होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जिसमें उनको रात भर एकदम बलगम वाली खांसी आती है, इतनी खांसी आती है कई बार उनको स्पूटम में ब्लड आ जाता है, सांस नहीं आती है, 2-4 कदम चलने के बाद ही उनको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़ सकते हैं। तो कई बार बिना किसी कुछ किए भी उनके चेस्ट में पेन होने लगते हैं, और बहुत सारे लोगों के अंदर फीवर के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, चिल्स आ सकते हैं, राइज ऑफ द टेम्परेचर लगातार बना हुआ रह सकता है। ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है एस्परगिलोसिस में। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो आसपास में बहुत सफाई रखने की ज़रूरत है। जो हॉट एंड ह्यूमिड जो जगह है जहाँ पर ये स्पोर्स ज़्यादा पाए जाते हैं, एस्परगिलोस फ्यूमिगेटिस के जो फंगस ये होता है वो जहाँ ज़्यादा पनपता है वहाँ पे बुज़ुर्गों को जाने से अवॉइड करना है, या ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाएं। अगर मजबूरी में जाना भी पड़ रहा है, रहना भी पड़ रहा है, तो मास्क का प्रयोग करें, और अपने जो डाइट है उसमें इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिशियस फूड एंड वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट में मोस्टली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी स्टेरॉयड थेरेपी पे रहते हैं, किसी न किसी कोई पंप का प्रयोग कर रहा है, इन्हेलर्स का प्रयोग कर रहा है, और साथ के साथ वो चाहते हैं कि वो पंप छूट जाएँ, वो उनके इन्हेलर्स छूट जाएँ। और होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखिए होम्योपैथी क्या करती है इसमें, क्योंकि ये ऑटोइम्यून कंडीशन तो नहीं है लेकिन इम्यूनिटी आपकी गड़बड़ हो गई है, इसमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो गया है, आपकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा एक्जेजरेटेड रिस्पॉन्स दिया है किसी चीज़ को, कोई एलर्जन है। अब जब वो फंगस आपके शरीर में आता है या तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्योंकि उसको ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया है, आपके अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, और उस म्यूकस के अंदर वो जो फंगस होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। तो या तो आपका काम है कि उस इन्फेक्शन को निकाल करके बाहर फेंक देना, या तो फिर वो इन्फेक्शन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। उस इन्फेक्शन को बाहर निकाल देने की कोशिश में कई बार हमारा जो रिएक्शन होता है बहुत हाई लेवल का हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्जेजरेटेड हो जाता है, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। एस्परगिलोसिस में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो हमारी इम्यूनिटी पे काम करने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपको हेल्प करती हैं एस्परगिलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि अगर लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो धीरे धीरे करके आपको जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाती है। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं इसमें, लेकिन सिम्टम्स का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पहले टेस्ट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं, तो इसके इन्वेस्टिगेशंस में सिंपल ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, ESR का टेस्ट भी ज़रूरी हो जाता है इन्फेक्शन लेवल देखने के लिए, साथ में IgE का लेवल यानी आपका ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है इसका लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो ये टेस्ट कराए जाते हैं। साथ के साथ कंफर्मेशन के लिए कई बार एक्सरे या CT स्कैन भी कराया जाता है। हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं होम्योपैथिकली क्या क्या दवाइयाँ हैं जो इसमें दी जाती हैं। एक बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अंदर सिवियर चेस्ट पेन होता है, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है, ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, और जो स्पूटम निकलता है, जो थूक होता है, वो बिल्कुल रस्टी कलर का होता है, मतलब उसमें ब्लड के टिंच होते हैं रस्ट कलर का, यानी मिट्टी के कलर का, जो ईंट के कलर का जो स्पूटम होता है वो पेशेंट निकालता है। चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कंजेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो और पेशेंट हमेशा ठंडी चीज़ें ही मांगता है। उसको स्पूटम भरे से है, बलगम निकाल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी उसको ठंडी चीज़ें पसंद होती है। तो ऐसे केसेस में हम फॉस्फोरस नाम की दवा दे सकते हैं। इसकी जो एक पोटेंसी है, यानी 200 पावर में हफ्ते में एक बार लेने से, कुछ समय तक लेने से काफ़ी हेल्प मिलती है। अगली जो दवा दी जाती है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पे एल्डरली पीपल इफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा वीकनेस उनको ऑलरेडी है, और उनको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस इतनी कम आती है कि शरीर बिल्कुल नीला सा और ठंडा सा महसूस होता है, शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं रहती है,
और ज़्यादातर जो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, बिल्कुल एक तरह से कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ही ज़्यादा वीकनेस उनके अंदर आ चुकी है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, और लेकिन फिर भी पेशेंट चाहेगा कि उनको बिल्कुल पास से जाकर के पंखी कोई करता रहे। ऐसे अगर लक्षण देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कार्बोवेज बहुत अच्छी दवा होती है। नेक्स्ट एक दवा है जो ऐसे केसेस में दी जाती है, वो हिपरसल्फ। अगर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो कि खांसी करने के साथ साथ में बलगम तो निकलता है लेकिन उसको फीवर भी आने लगता है, अगर साथ में आपको एस्थमा लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, वीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है, पेशेंट जब सांस लेता है तो सांस की आवाज़ सुनाई देती है, तो ऐसे लक्षण हों, साथ के साथ फीवर के सिम्टम्स हों, तो वहाँ पर हिपरसल्फ एक बहुत अच्छी दवा है जिसको हम 30 पावर में देना शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो है स्टैनम मेटालिकम। स्टैनम मेटालिकम को ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे चेस्ट बहुत ज़्यादा वीक है, पेशेंट ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकता है, जब वो बैठता है तो लगता है पूरा ऐसे लेट जाए, तो इतनी ज़्यादा उसको वीकनेस रहती है कि वो ऐसे सीधा इरेक्ट बैठ नहीं सकता है। चेस्ट में इतनी ज़्यादा वीकनेस लगती है कि वो बोल नहीं सकता, थोड़ा सा बोलने के बाद एकदम से शांत हो जाता है क्योंकि बोलने की एनर्जी उसको बची नहीं रहती है। तो ऐसे केसेस में हम स्टैनम मेटालिकम नाम की दवा को देते हैं। इसकी भी आपको 30 पावर से स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट है एक कॉम्बिनेशन जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसे केसेस में, वो है एक सेनेगा का मदर टिंचर और हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर। ये दोनों ही मदर टिंचर को आपको यूज़ करना है। ये एक सपोर्टिव मेडिसिन का काम करती हैं, सिम्टोमेटिक बेसिस पे दिया जाना चाहिए। जितनी भी कंजेशन चेस्ट पे है, जितना भी बलगम ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है जिसको हॉक आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। स्पेशली एज्ड लोगों के अंदर जिनके अंदर वीजिंग है, ब्रेथलेसनेस है, कंजेशन है, बहुत ज़्यादा खांसी कर रहे हैं लेकिन खांसी निकल नहीं रही, कुछ भी चेस्ट पूरी भरी पड़ी है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को पता है कि अंदर बहुत ज़्यादा बलगम भरा है लेकिन वो इतना एफर्ट नहीं लगा पा रहा है कि उसको निकाल करके बाहर कर पाए, इसीलिए सांस भी उसको सही से नहीं आ रही है, जो चहलकदमी करते हुए भी पेशेंट थक जाता है। तो ऐसे केस में इस टॉनिक का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी मदर टिंचर तो आपने लेनी है 10-10 बूंदे दोनों मदर टिंचर की, आधे ग्लास पानी में मिला करके, पानी अगर गुनगुना रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो दोनों बूंदों को मिला करके दोनों दवाइयों को कुछ कप हाफ कप ऑफ वाटर में मिला करके आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। जो एस्पेरगिलोसिस होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क होता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपका इम्यूनिटी पावर इतना अच्छा रहेगा तो अपने आप इस फंगस से फाइट करने की इसमें ताकत रहती है। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ज़रूर हेल्प करें। इसके लिए विटामिन सी या खट्टे फल का सेवन करेंगे, उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ के साथ अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना ज़रूरी है। कपड़े को हमेशा सनबाथ कराएं, मतलब धूप में दिखाएं। घर के अंदर वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग बेसमेंट्स में रहते हैं वो अगर बीमारी से निकलना चाहते हैं तो अगर उनके पास ऑप्शन है तो बेसमेंट्स में ना रहें, या ऐसी जगहों पर जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है, फंगस वगैरह ज़्यादा होते हैं, या जो गार्डनर्स होते हैं जहाँ पे गार्डन की सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं वहाँ पर भी ये फंगस बहुत उगता है, तो उस जगहों पर जाने से भी बचें, या जाना पड़े तो मास्क ज़रूर पहनें। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एस्पेरगिलोसिस के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।